औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सीएस एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिसोर्स रिच येट एनर्जी पावर पैराडॉक्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये जो लेक्चर सुन रहे हैं ये लर्नर ग्रुप्स की तरफ से सुन रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले आपको इसका बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां नेचुरल रिसोर्सेज की फरावानी के बावजूद तवानाई का शदीद बहरान मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक मुल्क के पास 60,000 मेगावाट से ज़ायद हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, मगर फिर भी अवाम लोड शेडिंग का शिकार है। ये सिर्फ एक कमी नहीं है बल्कि एक पॉलिसी और गवर्नेंस का बहरान है, जिसे हम यूं कह सकते हैं, क्राइसिस इज नॉट ऑफ रिसोर्सेज, क्राइसिस इज नॉट ऑफ रिसोर्सेज बट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका, तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो असल सवाल हमारा ये बनता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान के पास वसाइल क्यों कम हैं, बल्कि इतने वसाइल के बावजूद हम तवानाई में खुद इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हैं। तो ये सवाल इस तरह होगा, असल सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान के पास वसाइल क्यों कम हैं, बल्कि ये है कि इतने वसाइल के बावजूद हम तवानाई में खुद कफील क्यों नहीं हैं। तो इस सवाल के आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअलाइजिंग ऑफ द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कुछ बच्चों को मालूम नहीं कि पैराडॉक्स क्या होता है। उसे हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी लैंडस्केप, पाकिस्तान की एनर्जी का क्या स्टेटस है। उसके पाकिस्तान रिसोर्सेज, पाकिस्तान के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इंडिविजुअल तक उसके पास होना, बस उस मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी पॉवर्टी के पाकिस्तान में इतने रिसोर्स होने के बावजूद पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉवर्टी है वो किस तरह है, उसकी एग्जांपल देने मैनिफेस्टेशन, उसकी वजाहत होगी। उसके बाद स्ट्रक्चरल काज बिहाइंड द पैराडॉक्स, जो पैराडॉक्स है इसके पीछे क्या स्ट्रक्चरल काजेज हैं। इसको बाद देखेंगे इंस्टीट्यूशनल वीकनेस एंड रेगुलेटरी फेलियर्स, कि इसमें इंस्टीट्यूशनल क्या वीकनेसेस हैं और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो किस तरह फेल हो रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स के, अभी जो वार शुरू हुई है ईरान और अमेरिका और इसराइल की, वो किस तरह इस पर इफेक्ट कर रही है। उसके बाद क्लाइमेट का क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी पावर्टी के कौन से सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि हम दूसरे जो हमारे जो साथ के कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी एनर्जी पावर्टी को कैसे हल किया है और वो किस तरह उनसे पाकिस्तान सीख सकता है। और उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान के पास रिन्यूएबल एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान अभी तक उनको अनटैप को इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछेगा तो आपको इसमें कंसेप्ट समझाएगा रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और पाकिस्तान के पास कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। उसके बाद होगा हमारा वे फॉरवर्ड में हम बताएंगे कि जो एनर्जी पॉवर्टी है हम इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, कि दूसरे जो ममालिक है उनसे क्या हम सबक सीख सकते हैं। तो प्लीज वे फॉरवर्ड बताएंगे हम। उसके बाद होगा आपका क्रिटिकल एनालिसिस और एंड हम करेंगे कंक्लूजन। तो ये तो हमारी ऑफलाइन ऑफ लेक्चर होगी। तो अगर आप हमारे चैनल लर्नर्स ग्रुप पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन हमेशा आपका पूरे लेक्चर का वो कहते हैं उसकी जो थीसिस होना चाहिए, आपको पूरे जो क्वेश्चन है उसका आपका थीसिस होना चाहिए, यानी उसकी समरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, रिसोर्स अबंडेंस बट परसिस्टेंट एनर्जी शॉर्टेजेस। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती वसाइल की फरावानी के बावजूद तवानाई कमी की शदीद कमी पाई जाती है। ये सूरत हाल एक वाज़ह तज़ाद को ज़ाहिर करती है कि जो मुल्की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ ताकि आप इसको अपने सादा अल्फाज में लिख सकें, और ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखेंगे और आपके इंट्रोडक्शन आपने किस तरह लिखना है, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स बुलेट्स पॉइंट्स लिखने से आपको दिमाग में रह जाते हैं।
दूसरा है गवर्नेंस फेलियर हिंडर इन रुकावट लाता है ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तवानाई के वसाइल मौजूद होने के बावजूद उनका मौसर इस्तेमाल ना होना गवर्नेंस की नाकामी को ज़ाहिर करता है, गवर्नेंस फेलियर को ज़ाहिर करता है। उसके बाद कमज़ोर पॉलिसी जो प्लानिंग और नाकिस इम्प्लीमेंटेशन वसाइल को ज़ाया करता है। तीसरा पॉइंट है इम्पैक्ट डिपेंडेंस डिस्पाइट इंजीनियस एनर्जी पोटेंशियल्स। पाकिस्तान मकामी वसाइल के बावजूद तवानाई के लिए दरामदात पर इन्हसार करता है, यानी इम्पोर्ट्स करता है। अभी जो जंग छिड़ी है तो हम डिपेंडेंट्स थे ना, इम्पोर्ट्स कर रहे थे, इसलिए हमारे जो पेट्रोल है उसकी शॉर्टेज बढ़ रही है, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी। उसके बाद आपने और जो भी ज़िंदगी की ज़रूरत है वो सारा हमारा मुल्क है वो पेट्रोल पे चलता है, क्योंकि हमने बिजली भी पेट्रोल से बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी पेट्रोल पे है, उसमें टूवेल जो भी प्रोडक्शन हो रही है हमारे पेट्रोल पे, इसलिए हमारा महंगाई एकदम बूस्ट कर गई है पाकिस्तान में, जैसे वो ईरान इसराइल की बात छिड़ी है इसलिए। उसके बाद है एनर्जी क्राइसिस अंडरमाइन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस ने जो इंडस्ट्रियल शोबे को भी बुरी तरह मुतासर किया है, जिससे पैदावार कम और माशी तरक्की सुस्त हो गई है। इसके नतीजे में बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है, इम्पैक्ट्स आ गया। इंट्रोडक्शन हम सब कुछ डिस्कस करना है ना, तो इसलिए हमने सारा कुछ वो इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि हमने ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सर्कुलर डेप्थ रिफ्लेक्ट सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज। जो सर्कुलर डेप्थ तवानाई के निज़ाम की गहरी जो स्ट्रक्चर कमजोरियों को ज़ाहिर करता है, ये मसला पूरे निज़ाम को मफलूज कर देता है। ये जो मसला है सर्कुलर डेप्थ है कि हमने पीएसओ से पेट्रोल लिया, उसको पैसे नहीं दिए, फिर बिजली रेट की जो उनके आईपी उनको बिल नहीं दिया, फिर हमसे वो जो रिकवरी है वो नहीं हो रही। इस तरह सर्कुलर डेप्थ बढ़ता जा रहा है जो हमारे स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज को ज़ाहिर करता है। और दूसरा जो आखिरी पॉइंट है वो रिन्यूएबल पोटेंशियल रिमेन्स लार्जली अनटैप्ड। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वह फिर रिसोर्स होने के बावजूद उनसे भरपूर फायदा नहीं उठाया जा रहा। अगर इन वसाइल को बरोए कार लाया जाए तो तवानाई बुरहान पर काबू पाया जा सकता है। एंड पे हमारा जो ये होगा वो एंड लाइन ये होगी, अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए तो तवानाई जो एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंसेप्चुलाइजिंग द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का इसका कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं कि पैराडॉक्स होता क्या है। पैराडॉक्स होता है रिच रिसोर्स येट एनर्जी कंट्राडिक्शन एक्सप्लेन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती वसाइल की फरावानी मौजूद है मगर तवानाई की किल्लत बरकरार है। ये तजाद इस बात की निशानदेही करता है कि मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि इसके मौसर इस्तेमाल, मनसूबाबंदी और प्लानिंग के फुकदान का है जो तरक्की की राह में रुकावट है। पोटेंशियल अबंडेंस वर्सेस एक्चुअल एनर्जी स्कार्सिटी। पाकिस्तान के पास कोयला, पानी, हवा और सूरज जैसे वाफिर वसाइल मौजूद हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन पर प्रैक्टिकली तौर पर तवानाई की किल्लत है। ये फ़र्क इस बात को जाहिर करता है कि वसाइल की मौजूदगी के बावजूद इनकी मुनासिब मनसूबाबंदी और बरवक्त इस्तेमाल ने पूरे ने ना होने से हकीकी पैदावार कम हो जाती है। नंबर तीसरा है वो है स्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज लिमिट रिसोर्सेज कंजर्वेशन कैपेसिटी। पाकिस्तान का तवानाई का निज़ाम स्ट्रक्चर वीकनेसेस है, इनएफिशिएंसीज का शिकार है, जिससे नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड टेक्नोलॉजी और नाकिस मनसूबाबंदी शामिल हैं। और गवर्नेंस गैप बिटवीन रिसोर्स एंड आउटकम्स। पाकिस्तान में वसाइल और नताइज के दरमियान फ़र्क गवर्नेंस की कमजोरी को ज़ाहिर करता है। नाकिस पॉलिसी साजी, करप्शन और इदारा जाती अदम इस्तेकाम के बैस वसाइल को मौसर नताइज में तब्दील नहीं किया जा सकता, जिससे तवानाई बुरहान मजीद संगीन हो सकता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान ओवरव्यू और पाकिस्तान एनर्जी लैंडस्केप। कि पाकिस्तान की जो एनर्जी है उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है। सबसे पहले एनर्जी मिक्स डोमिनेटेड बाय इंपोर्टेड फॉसल फ्यूल्स। पाकिस्तान का जो एनर्जी का निज़ाम ज़्यादातर इंपोर्टेड तेल और गैस पर इन्हसार करता है, जिससे माशत आलमी कीमतों के उतार चढ़ाव से मुतासिर होती है।
तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिलाइज ऑन इंपोर्टेड फ्यूल्स। ओवर 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिलाइज ऑन इंपोर्टेड फ्यूल्स। ठीक हो गया इसका फैक्ट। उसके बाद इंस्टॉल कैपेसिटी एक्सीड्स एक्चुअल पावर सप्लाई। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत तो मौजूद है, यानी इंस्टॉल कैपेसिटी तो है, मगर प्रैक्टिकली तौर पर फराहमी कम है। इसकी वजह से ईंधन की कमी जो स्ट्रक्चर क्राइसिस और निज़ाम की नाकामी है। तो हमारी जो कहते हैं कि कैपेसिटी सरप्लस बट सप्लाई शॉर्टेज, इसको हम कह सकते हैं, इसको टर्म में कहता है, वो कहता है कैपेसिटी सरप्लस बट सप्लाई शॉर्टेज। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। इंस्टॉल कैपेसिटी एक्सीड्स यानी ज्यादा है 41 के मेगावाट, बट सप्लाई ऑफ्टन बिलो डिमांड, कि इसकी सप्लाई है वो डिमांड से कम है। कि हमारे पास 41,000 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल है पाकिस्तान में, लेकिन हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो कम है, लेकिन उनकी सप्लाई कम, इनकी डिमांड भी कम है लेकिन उसकी सप्लाई भी हमें कम देते हैं, कि हमारी जो जरूरत है उससे भी कम हमें देते हैं। उसके बाद है वीक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर काज एनर्जी लॉसेस। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस की बड़ी वजह है। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट और लाइन लॉसेस तवानाई के ज़िया का सबसे बड़ा सबब बनते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एक्सीड 17 to 18% एनुअली इन पाकिस्तान। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एक्सीड यानी इससे भी ज़्यादा हैं 17 to 18% एनुअली। उसके बाद है डिमांड ग्रोथ आउटपेसिस सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन। पाकिस्तान में आबादी और सनतकारी की तेज रफ्तार तरक्की के बायस तवानाई की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, यानी इसकी ग्रोथ डिमांड बढ़ रही है, जबकि पैदावार इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। इस जो अदम बैलेंस है, यानी जो इम्बैलेंस से तवानाई का बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोज बाई 5 to 7% एनुअली। पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोज यानी बढ़ती है एनुअली बाई 5 to 7%। इसके बाद है देख लेते हैं पाकिस्तान रिसोर्स अंडर। पाकिस्तान के पास अभी कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किन किन रिसोर्सेज से नवाजा है। तो सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल रिमेन्स अंडर यूटिलाइज। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में वसी हाइड्रो पावर कैपेसिटी मौजूद है, मगर सियासी तनाज़ात, माली मसाइल और मनसूबा बंदी की कमी के बहस इसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर इस पोटेंशियल को इस्तेमाल में लाया जाए तो सस्ती और पायदार सस्ती और स्टेबल तवानाई हासिल की जा सकती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हैज ओवर 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स। पाकिस्तान के पास 60,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और हमारी डिमांड 30 के मेगावाट है, यानी अब सारी एनर्जी जो है पानी से ही पैदा कर सकते हैं अगर हम इसको यूटिलाइज करें, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं किया गया। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे जो मेन वजह है वह पॉलिटिकल क्राइसिस है, माली जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और पावर प्लानिंग है। थर को रिजर्व अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट। थर के कोयले के जो ज़खाइर हैं दुनिया के बड़े रिसोर्सेज में शुमार होते हैं, जो पाकिस्तान की तवानाई की एनर्जी खुद कफील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ताहम उसमें जो है टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है और इसमें इन्वेस्टमेंट के मसाइल के वजह से इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं किया जा रहा। इसमें जो पहले टेक्नोलॉजी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसके बाद जो इन्वायरमेंटल इसके इम्पैक्ट्स हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के मसाइल के वजह से इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाया नहीं जा रहा। इसका फैक्ट नोट कर लें। थर को रिजर्व एस्टिमेटेड
हर कोल रिजर्व्स एस्टिमेटेड एट 175 यानी 175 बिलियन टन इसमें जो है कोल रिजर्व हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हाई सोलर एरिडेंस अक्रॉस इंटायर कंट्री। पाकिस्तान में सूरज की रोशनी की वाफिर दस्तयाबी है, यानी सोलर की रोशनी से हम उसको सोलर एनर्जी के लिए निहायत मौजू बनाती है, जो उसको सोलर एनर्जी के लिए निहायत मौजू बनाती है। इसके बावजूद प्लानिंग में पावर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की कमी के बहस इस शोबे को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान रिसीव्स 5 to 7 किलोवाट पर आवर मीटर स्क्वायर पर डे सोलर रेडिएशंस। इसको दोबारा नोट कर लें। पाकिस्तान रिसीव्स 7 to 5 किलोवाट पर आवर मीटर स्क्वायर पर डे सोलर रेडिएशंस। उसके बाद है सिंध विंड कॉरिडोर ऑफर्स ह्यूज पोटेंशियल्स। सिंध का जो साहली इलाका है हवा से बिजली पैदा करने के लिए निहायत मौजू है, यानी बेस्ट है, जहां हवा की रफ्तार मुसलसल और मुअस्सर रहती है। अगर इस सलाहियत को बेहतर मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो तवानाई जो एनर्जी क्राइसिस में नुमायां कमी लाई जा सकती है। यानी जो वो कराची के साथ जो कोस्टल लाइन है उसके ऊपर हम सोलर जो विंड टर्बाइन लगा दें तो हमारी जो है वो एनर्जी शॉर्टेज को हम कम कर सकते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। सिंध विंड कॉरिडोर हैज 50 to 60 गीगावाट पोटेंशियल। सिंध विंड कॉरिडोर हैज 50 to 60 गीगावाट पोटेंशियल। इसके बाद नंबर 7 फिफ्थ जो उसका अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रिसोर्स दिया है वो है डोमेस्टिक गैस रिजर्व्स डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। पाकिस्तान की जो लोकल गैस के रिसोर्सेज हैं वो बेतदरीज ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से तवानाई के लिए इंपोर्ट्स पर इन्हिसार बढ़ रहा है। इस सूरत हाल ने सिर्फ एनर्जी क्राइसिस को नहीं बढ़ाया बल्कि माशत पर भी हैवी दबाव डाला है। तो यदि जो गैस कम हो रही है उसके बाद हमारी जो लोकल जो डोमेस्टिक गैस है वो कम हो रही है, फिर हमें वो कहते हैं LNG पे और वो क्या कहते हैं इंपोर्टेड फ्यूल पर हमें डिपेंड करना पड़ रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग बाई 9% एनुअली। डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग बाई 9% एनुअली। हर साल 9% हमारी जो गैस की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। इससे मतलब अगले 12-15 सालों में हमारे पास गैस खत्म हो जाएगी जो डोमेस्टिक गैस है। तो इसलिए हमें अभी गैस को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, जो अनदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उस पर इंक्रीज करना चाहिए। तो अभी अगला डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी पॉवर्टी इन पाकिस्तान कि एनर्जी पॉवर्टी या एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजाहत करें, उसके कोई पॉइंट्स बताएं। तो हम बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग डिस्टर्ब्ड डेली लाइफ। फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग डिस्टर्ब्ड डेली लाइफ। पाकिस्तान में बार बार बिजली की लोड शेडिंग जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करती है। घरेलू सरगर्मियां हो, तालीम हो, सेहत हो और कारोबारी अमूर हो या काम हो, इससे मुतासर होते हैं, जिससे अवामी म्यार जिंदगी पर असर पड़ता है, यानी हमारे म्यार स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कमजोर होता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान फेसेस 6 to 10 आवर्स डेली लोड शेडिंग इन मैनी एरियाज। पाकिस्तान फेसेस 6 to 10 आवर्स डेली लोड शेडिंग इन मैनी एरियाज। ये किसने कहा है? ये डॉन ने कहा है। डॉन की अखबार का ये फैक्ट है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन ड्यू टू शॉर्टेजेस। एनर्जी की शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को महदूद कर देती है कि जब एनर्जी शॉर्टेज होती है तो उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, जिससे फैक्ट्रियां बंद या जुज़वी तौर पर चलती हैं, यानी जो आधा 1 या 2 शिफ्ट चलती हैं क्योंकि शॉर्टेज है पावर की।
इसके नतीजे में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती हैं, बेरोजगारी ज़्यादा होती है और माशत कमज़ोर होती है। तो इसका फैक्टर, इसका जो शॉर्टेज का सबसे फैक्टर पड़ता है वो होता है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर सफर्स मिलियंस इन लॉसेस एनुअली। कि टेक्सटाइल सेक्टर आपने देखा था कि 250 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान फैसलाबाद में बंद हो गई थी। इसकी वजह ये क्या थी कि या तो एनर्जी का शॉर्टेज ऑफ एनर्जी थी या इतनी महंगी बिजली थी कि वो अपने जो गोल्स थे वो उससे मुनाफा नहीं बना पा रहे थे। नंबर तीसरा है वो है राइजिंग इंपोर्ट बेल्ट स्ट्रेन फॉरेन रिजर्व्स। जो एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए महंगे ईंधन की दरामदात बढ़ती जा रही हैं कि हमें इंपोर्टेड फ्यूल मंगवाना पड़ता है, जिससे हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो उन पर प्रेशर है। वो क्योंकि हमारा जो 15 to 20% जो हमारा जो फॉरेन रिजर्व जो कमाते हैं एक्सपोर्ट से, रेमिटेंसेस से, वो हमारा पैसा इधर चल जाता है, वो हमारा चल जाता है सिर्फ इंपोर्टेड फ्यूल लाने में। तो ये हमारा क्या, ये हमारे बैलेंस ऑफ डिफरेंट किस्म के पेमेंट्स बैलेंस में वो करता है, इम्पैक्ट करता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान स्पेंड्स ओवर 20 बिलियन एनुअली ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। पाकिस्तान स्पेंड्स ओवर 20 बिलियन डॉलर्स एनुअली ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज ड्यू टू एनर्जी डेफिसिट। एनर्जी की शॉर्टेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज की सुस्त कर देती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या ग्रोथ को कम कर देती है, जिससे जीडीपी की जो ग्रोथ है, उसकी जो है जीडीपी की ग्रोथ है वो मुतासिर होती है, सरमायाकारी कम होती है और पैदावारी सलाहियत महदूद हो जाती है, जिसके तौर पर मजबूरी तौर पर तरक्की का अमल रुक जाता है, स्लो हो जाता है या रुक जाता है। क्योंकि जब अपनी एनर्जी नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी, जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी तो सरमायाकारी नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं होगी तो पैदावारी सलाहियत मुतासर होगी। इस तरह वो कहता है कि एनर्जी आपके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर इम्पैक्ट करती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, एनर्जी शॉर्टेजेस reduce GDP growth by 2 to 3% annually. Energy shortages reduce GDP growth by 2 to 3% annually. So the public frustration increased due to outages. वो कहता है कि मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग अवामी बेचैनी और अदम एतमाद को बढ़ाती है। ये सूरत हाल सोशल बेचैनी, प्रोटेस्ट और हुकूमत पर दबाव का बहस बनती है, जो सियासी इस्तेकाम को भी मुतासर करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी मुतासर करती है। जब उनको लाइट यानी एनर्जी लोड शेडिंग होगी, लोड शेडिंग के लोग बंदे तंग हो जाएंगे, गर्मी से मरेंगे, ये सब वो बढ़ाएंगे। किसी का मरीज डॉक्टर अस्पताल में है तो उसको एनर्जी नहीं मिल, वो बिजली नहीं है तो वो उसको कोई डिफरेंट खासा बंदे भर जाते हैं, तो फिर वो एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट से फिर वो अपोजिशन उसको यूटिलाइज करेगा उसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो ये पूरा इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसका फैक्ट है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट लोड शेडिंग रिपोर्टेड अक्रॉस मेनी सिटीज इन पाकिस्तान, कि अक्सर हमें नोट किया जाता है। तो ये पहले हमने देख ली कि पाकिस्तान को क्या कौन से अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं, फिर हमने देख लिया कि उसकी वजाहतें बता दी कि किस तरह वो एनर्जी पॉवर्टी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। अभी हम देखते हैं कि इसके पीछे काजेज क्या हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज बिहाइंड द पैराडॉक्स। के इस पैराडॉक्स हमारे पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं लेकिन फिर भी हमारे पास एनर्जी कम है, इसके पीछे काजेज क्या हैं, स्ट्रक्चरल काजेज क्या हैं। जो सबसे पहला काज है वो है वीक गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फेलियर्स। पाकिस्तान में एनर्जी के शोबे में कमजोर वीक गवर्नेंस और नाकिस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बुनियादी मसाइल हैं। वो कहता है कि पोवर प्लानिंग, पोवर इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन के बहस वसाइल पुरोकार नहीं आते, ये पहली वजह है। तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें। एग्जांपल है रिपीटेड डिलेज एंड दीमर बादशाह डैम प्रोजेक्ट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। रिपीटेड डिलेज इन दीमर बादशाह डैम प्रोजेक्ट ड्यू टू
एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। नंबर 2 है वो है सर्कुलर डेप्ट क्रिपल्स इंटायर एनर्जी चेंज। सर्कुलर डेप्ट के निज़ाम की माली और अमली नाकामी को ज़ाहिर करता है। बिजली फराहम करने वाले इदारे, हुकूमत और सार्फिन के दरमियान अदायगी के मसाइल के सबब पूरा निज़ाम मफलूज हो जाता है। क्रिपल यानी मफलूज हो जाता है, यानी वो कहता है कि इसमें कौन कौन से, इसमें पहला बिजली फराहम करने वाली IPPs, उसके बाद जो हुकूमत है, हुकूमत जो आपको बिजली देती है, फिर बिजली को सार्फिन आ जाते हैं कि ये आपस को जब आपस में पेमेंट्स नहीं करते, जिसकी वजह से सर्कुलर डेप्ट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम मफलूज हो जाता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान सर्कुलर डेप्ट एक्सीड्स, यानी इससे भी ज्यादा है 2.6 ट्रिलियन इन PKR, यानी रुपीज में, डॉलर में नहीं है, कि 2.6 ट्रिलियन रुपीज हम सर्कुलर डेप्ट है। ये कब का है? ये 2025 के मुताबिक, अभी 2026 ही मजीद बढ़ गया होगा। उसके बाद है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी डिस्करेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तवानाई के शोबे में पॉलिसी में अदम तसल्सल यानी इनकंसिस्टेंसी सरमायादारी को मुतासर करती है। हर नई हुकूमत पॉलिसी बदलती है या पुराने मंसूबों को रोक देती है, जिससे सरमायाकार इनसिक्योरिटी महसूस करता है और तवील लॉन्ग टर्म मंसूबे इन्वेस्टमेंट्स करने से डरता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। एग्जाम्पल है सोलर एंड विंड इन्वेस्टर पोस्टपोन प्रोजेक्ट्स ड्यू टू पॉलिसी अनसर्टेनिटी। सोलर एंड विंड इन्वेस्टर्स पोस्टपोन यानी वो उसको डिले करते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो, क्यों? वो कहता है कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, कि पॉलिसी को पिछली हुकूमत और बनाती है, अगली हुकूमत आके चेंज कर देती है, जिससे उसकी वो इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस होते हैं। अगला है इनएफिशिएंट एनर्जी मिक्स इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। पाकिस्तान का तवानाई का जो गैर मुतवाज़िन और गैर मौसर मिक्स पैदावारी लागत बढ़ाता है। ज़्यादातर एनर्जी महंगे और बरामद इंजन से पैदा की जाती है, जबकि सस्ती और मकामी तवानाई वसाइल कम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहता है कि एनर्जी मिक्स है, इनएफिशिएंट है, कि जो लोकल है उससे हम कम एनर्जी लेते हैं, जबकि जो इम्पोर्टेड और महंगा फ्यूल है हम उससे ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। तो इसका फैक्ट है ओवर 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम इंपोर्टेड फॉसल फ्यूल्स। ओवर 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम इंपोर्टेड फॉसल फ्यूल्स। उसके बाद है ट्रांसमिशन लॉसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वाइड स्प्रेड। इस पॉइंट हम पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड में इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप इसको खुद देख लेना। और लेक ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग। लेक ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की कमी यानी लेक कमी है। इसकी वजह से वसाइल का मौसर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। नए मनसूबे देर से शुरू होते हैं और पैदावार तलब के मुकाबले में कम रहती है। पैदावार तलब के मुकाबले में कम रहती है। तो इसके बारे में कोड है, वो आप कोड नोट कर लें। स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। तो अभी हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल वीकनेस एंड रेगुलेटरी फेलियर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फेलियर है वो है रेगुलेटरी बॉडीज लेक ऑटोनॉमी एंड इन्फोर्समेंट पावर। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे की रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं या इदारे हैं आज़ादाना फैसले करने और कवानीन नाफिज करने की सलाहियत नहीं रखते। सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस या इंटरफेरेंस इनकी जो इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। तो इसका फैक्ट एग्जांपल नोट कर लें। नेपरा डिसीजंस ऑफ्टन चैलेंज और डिले बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटीज। नेपरा डिसीजंस ऑफ्टन चैलेंज और डिले बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटीज। इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी डिलेज एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म। एनर्जी के शोबे में इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी और सुस्त रवी इस्लाहात को रोक देती है। इन इफेक्टिव प्लानिंग, कम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी और गैर तरबियत याफ्ता अमला मंसूबे की बरवक्त तकमील में रुकावट बन जाते हैं।
इनइफेक्टिव प्लानिंग, कम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस और अनट्रेन्ड अमला मंसूबे की बरवक्त तकमील में रुकावट बनते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज प्रोजेक्ट डिलेज बाय 30 to 40%। इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज प्रोजेक्ट डिले बाय 30 to 40%। वीक अकाउंटेबिलिटी फोस्टर्स करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। वीक अकाउंटेबिलिटी की वजह से तवानाई के शोबे में बद इंतजामी और करप्शन आम है। अदायगियों की ट्रांसपेरेंसी ना होना, मंसूबों की निगरानी में खलल और वसाइल की गलत इस्तेमाल की वजह से बिजली की फराहमी और निज़ाम की माली सेहत मुतासिर होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। सर्कुलर डेप्ट पार्शली काज बाय लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन आईपीपी पेमेंट्स। सर्कुलर डेप्ट पार्शली काज बाय द लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन आईपीपी पेमेंट्स। उसके बाद नंबर 4 जो पॉइंट है वो है पावर कोऑर्डिनेशन अमंग एनर्जी सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। तवानाई की शोबे के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान नाकाफी यानी पावर कोऑर्डिनेशन मंसूबे और पॉलिसियों की नाकामी की सबब बनती है। कहता है कि पहले वो कहते कुछ आईपीपी एनर्जी बनाते हैं, फिर ये नेपरा को देते हैं, नेपरा फिर इनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, जैसे हमारा बेपको है, लेस्को है, फेस्को है, इनके बनाते फिर ये इनके दरमियान पावर कोऑर्डिनेशन होने की वजह से कहता है कि एनर्जी क्राइसिस है। तो इसकी एग्जांपल है डिस कोऑर्डिनेशन बिटवीन वापडा, नेपरा और आईपीपी डिलेज प्रोजेक्ट्स। डिसकोऑर्डिनेशन बिटवीन वापडा, नेपरा और आईपीपीज डिलेज प्रोजेक्ट। अभी हम डिस्कस ये पहले हमने देखे इसकी स्ट्रक्चर क्या वजूहात हैं, पर हमने इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी जो हमारी पॉलिटिकल उसका क्या फेलियर्स हैं जिस वजह हमारे एनर्जी क्राइसिस फेस कर रही हैं। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर का क्या कौन कौन सा रोल है जो हमारी पावर एनर्जी लोड एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी शॉर्टेज है पाकिस्तान में। सबसे पहला है ग्लोबल ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी इंक्रीज इंपोर्ट कॉस्ट। ग्लोबल सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पाकिस्तान की तवानाई के निज़ाम पर असरअंदाज होता है क्योंकि हम मोस्टली इंपोर्टेड फ्यूल मंगवाते हैं। दूसरा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फाइनेंसिंग फॉर एनर्जी प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान के बड़े एनर्जी मंसूबे बैरूनी सरमायाकारी और कर्जों पर इन्हिसार करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले वो कहता है कि एक गरीब मुल्क है तो वो इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स कैसे लगा सकता है, तो इसलिए हमारा डिपेंडेंस होता है फॉरेन फाइनेंसिंग पर डिपेंडेंस होता है। तो इसका एग्जांपल है कि सी पैक एनर्जी प्रोजेक्ट्स फंडेड लार्जली बाय द चाइनीज लोन्स। सी पैक एनर्जी प्रोजेक्ट्स फंडेड लार्जली यानी मोस्टली बाय चाइनीज लोन्स। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हाइड्रो पावर की पैदावार मुतासिर हो रही है। बारिशों में कमी, ग्लेशियर्स का पिघलना यानी ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और दरिया के बहाव में तब्दीली तवानाई की पैदावार को कम कर रही है जिससे तवानाई बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हाइड्रो जनरेशन में रिड्यूस अप टू 15% बाई 2030 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। उसके बाद नंबर 4 जो है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस डिस्टर्ब रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन। जियोपॉलिटिकल टेंशंस डिस्टर्ब रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन। रीजनल पॉलिटिकल टेंशंस पाकिस्तान की तवानाई के तामुन को मुतासर करती है। तवानाई की कमी, तवानाई के मनसूबाबंदी और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में रुकावट पैदा होती है जिसे जैसे गैस पाइपलाइन या बिजली के नेटवर्क जिससे पैदावार और दरामदात में कमी आती है। जैसे जो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन थी वो किससे रुकी, वो ईरान का रेडी है और ईरान अमेरिका की वजह से हम ले नहीं पा रहे। तो इसका पॉलिटिकल टेंशन के इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान की एनर्जी को। अगर वो हमारी गैस पाइपलाइन अगर एक्टिव हो जाए तो पाकिस्तान में सस्ती गैस LNG या जो CNG हमें मिल सकती है, लेकिन नहीं मिल पा रही क्योंकि वो हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अमेरिका
और ईरान के दरमियान, तो ईरान ने पाबंदी लगाई और हम उनसे ले नहीं सकते। तो अगर हम देखते हैं कि इस पे इम्पैक्ट्स क्या आ रहा है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी पॉवर्टी, कि एनर्जी शॉर्टेज, लोड शेडिंग, एनर्जी क्राइसिस की वजह से क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल क्लोजर, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, क्योंकि एनर्जी पॉवर्टी की वजह से इंडस्ट्रियल बंद हो रही हैं। तवानाई की कमी के बहस, फैक्ट्रियाँ और सनती यूनिट्स बंद या जुज़वी तौर पर चलते हैं, जिससे मुलाजमतें यानी जो एम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये मुआशी अदम इस्तेकाम और गुर्बत में इजाफे का सबब बनता है। उसके बाद नंबर 2 है जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन ड्यू टू एनर्जी शॉर्टेजेस। ये मैनिफेस्टेशन पीछे पढ़ चुके हैं, अभी हम देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जो हमने पीछे जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमने मैनिफेस्टेशन में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि लेसन फ्रॉम अदर्स, कि हम क्या सीख, हमारे जो आसपास के मालिक हैं उन्होंने कैसे एनर्जी पॉवर्टी को मसले को हल किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमारा जो दोस्त है, आयरन दोस्त है, वो है चाइना। चाइना यूटिलाइज कोर रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चीन ने अपनी वसी कोयले के ज़खायर को सनती तरक्की के लिए मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया, जिससे पैदावार में इजाफा और इकनॉमिक ग्रोथ मुमकिन हुई। अगरचा इस इकदाम ने माहौल पर बुरे असर डाले, मगर तवानाई की दस्तियाबी में अदम इस्तेकाम पैदा हुआ और मुल्क को ग्लोबल इंडस्ट्रियल ताकत बनाया, ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 55% ऑफ चाइना इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम कोल। ओवर 55% ऑफ चाइना इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम कोल, कि चाइना कोल से, लोकल कोल से बना रहा है, तो हमें भी थर्मल प्लांट को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी इन्वेस्टेड हैवीली इन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। जर्मनी ने सोलर, विंड और दीगर रिन्यूएबल एनर्जी में भारी सरमायाकारी की, जिससे माहौलियाती यानी जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स वो कम हुए और तवानाई की स्टेबिलिटी भी बढ़ी। यानी वो इम्पोर्टेड जो रशिया से गैस और वो ले रहा था ऑयल, उस पर डिपेंडेंस भी उसकी कम हुई। तो हमें भी चाहिए कि हम भी जर्मनी की तरह रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, सोलर पे इन्वेस्ट करें, ताकि जो हमारा जो प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन आ रही है पाकिस्तान में, वो उससे कम हो। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप, एनर्जी प्रोड्यूस 45% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जर्मनी प्रोड्यूस 45% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं हमारा जो करीबी दुश्मन है इंडिया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। इंडिया ने तवानाई के वसाइल को आपस में डाइवर्सिफाई किया है, ताकि इंपोर्टेड ईंधन पर इन्हिसार कम किया जाए और तवानाई की खुद मुख्तियारी मुमकिन हो। कि इंडिया ने अपने जो एनर्जी मिक्स का उसको डाइवर्सिफाई किया, उसने अपने लोकल को ज़्यादा, लोकल जो है एनर्जी कंजप्शन को, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाया है, और जो इम्पोर्टेड फ्यूल पे उस पर जनरेशन को कम किया है। इससे क्या हुआ है, उससे उसका जो वो कहते हैं फॉरेन रिजर्व भी बड़े हैं, क्योंकि उसका मोस्टली जो लोकल इंडस्ट्री से वो लोकल उस फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा उसके बाद उसकी जो है उसके ऊपर खुद मुख्तियार यानी इंडिपेंडेंस आई है। तो इसका फैक्ट नोट कोड नोट कर लें, डाइवर्सिफाइंग एनर्जी रिसोर्सेज इज क्रिटिकल फॉर नेशनल रिजिलियंस। डाइवर्सिफाइंग एनर्जी सोर्सेज इज क्रिटिकल फॉर नेशनल रिजिलियंस। उसके बाद है ब्राजील। ब्राजील भी एक वो कहता है कि अभी उभरती हुई इकोनॉमी है। उसने क्या किया है? ब्राजील लेवरेज हाइड्रो पावर फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। ब्राजील ने अपने पानी के वसी रिसोर्सेज को हाइड्रो पावर के लिए इस्तेमाल किया है। इससे तवानाई की पैदावार सस्ती, माहौल दोस्त और पायदार है। ब्राजील ने अपनी पानी के जो लार्ज रिसोर्सेज को हाइड्रो पावर के लिए इस्तेमाल किया है, जिससे तवानाई की पैदावार सस्ती हुई है। हाइड्रो से पावर सस्ती होती, पैदावार सस्ती होती है। उसके बाद माहौल दोस्त है, यानी इसके कोई साइड
क्लाइमेट इम्पैक्ट नहीं है, कोई इससे धुआं नहीं पैदा होता, इससे कोई किस्म की वो नेगेटिव क्लाइमेट चेंज असर नहीं होता। और ये स्टेबिलिटी भी है कि पानी वो नहीं है कि सूरज आज है नहीं है, हवा चल रही है, हवा चल रही है नहीं चल रही, इस तरह के मसाइल भी नहीं पैदा हो रहे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, हाइड्रो पावर अकाउंट्स फॉर ओवर 60% ऑफ ब्राजील इलेक्ट्रिसिटी, कि जो ब्राजील है उसकी जो 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर से आ रही है। तो ये चार हमारे लिए वो कहते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए वो, इससे हम सीख सकते हैं, इन चार ममालिक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम अपनी एनर्जी मिक्स को चेंज कर लें, अपनी जो लोकल इंडिजिनियस जो फ्यूल्स हैं उसको इस्तेमाल करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं उनको इस्तेमाल करें। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स अनटैप्ड पोटेंशियल क्या है, कौन कौन से हैं। अगर वो सिंपल रिन्यूएबल एनर्जी पूछे तो आपने ये भी पॉइंट आपका ऐड मैंने इसलिए किया है ताकि अगर वो सिर्फ पूछे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल, कौन कौन से हैं, उनको पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल कर सकता है, तो अभी तक क्यों इस्तेमाल नहीं किया, तो वो मैंने आपको दे दिया, ये इंशाल्लाह आपको उसको भी वो फायदा देगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सोलर एनर्जी ऑफर्स चीपेस्ट फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। सोलर के बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पॉइंट क्लियर है। उसके बाद विंड के सिंध विंड पावर प्लांट उसको हम डिस्कस कर चुके हैं जो मैंने उसको अल्लाह ताला ने दिए हैं। उसके बाद स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंश्योर, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बायोमास पे बात नहीं हुई, पीछे बायोमास में नहीं हुई थी, बायोमास में बात कर लेते हैं। बायोमास एनर्जी स्पोर्ट्स रूरल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। बायोमास एनर्जी देहाती इलाकों में ज़रूरी फजले और हिमायती बाकियात से पैदा की जा सकती है। ये लोकल तवानाई की खुद कफील बढ़ाती है, यानी जो लोकल है वो उनको इंडिपेंडेंस को बढ़ाती है, फजले को तवानाई में बदलती है और माहौल दोस्त हल फराम करती है। यानी जो जानवर के जो फजले होते हैं उसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो वो तो ये दोनों, ये इससे इलेक्ट्रिसिटी पर हम गैस भी पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद जो उसका जो वेस्ट है उसको हम फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस से मुराद ये है कि हमारा जो जानवर ज़ाया करते हैं उसके बाद जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं इनसे भी कुछ हम जो ज़ाया हो जाती हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर जो है वो है 6 जो पॉइंट 5 है वो है नेट मीटरिंग प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज एनर्जी जनरेशन। नेट मीटरिंग सिस्टम सार्फिन को अपनी छोटी तवानाई पैदावार को ग्रिड में शामिल करने की इजाज़त देते हैं। नेट मीटरिंग है जो अभी हम जो लोकल हम देखते हैं कि हर घर के ऊपर 10-12 प्लेटें पड़ी हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन उन्हें लगवाई हुई है ताकि वो दिन के वक्त हम ओवर प्रोडक्शन करें और रात को वो अपनी प्रोडक्शन वापसी ले लें। नेट मीटरिंग प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज एनर्जी जनरेशन है। तवानाई पैदावार को ग्रिड में शामिल, ये तवानाई के नुकसान को कम करता है, मकामी सतह पर बिजली को पैदावार बढ़ाता है और शहरी और देहाती इलाकों में पायदारी फराहम करता है। मकामी सतह पर बिजली के पैदावार को नेट मीटरिंग बढ़ाता है और शहरी और देहाती इलाकों में इंस्टेबिलिटी फराहम करता है, क्योंकि अगर हमारी वापदा से लाइट नहीं आ रही लेकिन जो लोग पैदा कर रहे हैं वो अपने हमसाओं को बिजली पैदा दे सकते हैं नेट मीटरिंग के थ्रू। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड विया नेट मीटरिंग इन पाकिस्तान। ये किसका, ये है डॉन न्यूज का आर्टिकल में कहा गया है। ओवर 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड विया नेट मीटरिंग इन पाकिस्तान। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी रिफॉर्म्स वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहला वे बड़ा इंश्योर कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म नेशनल एनर्जी पॉलिसीज। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट तवानाई पॉलिसी मुरतब यानी बनानी होंगी। ये पॉलिसी इस्तेकाम सरमायाकारी को बढ़ाएगी, मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाएगी और तवानाई बहरान के मसले को हल करेगी। नंबर 2 है रिजॉल्व सर्कुलर डेप्थ थ्रू स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। जो सर्कुलर डेप्थ है तवानाई के निज़ाम की नाकामियों की अलामत है, सर्कुलर तवानाई के सिस्टम की नाकामियों की अलामत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, वसूलियों की जो उसकी वसूल करते हैं उसकी इस्लाह और सब्सिडी पॉलिसियों का दुरुस्त डिज़ाइन इस मसले को कम कर सकता है। इन्वेस्ट मैसिवली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टर का रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी, मुस्तकबिल की तवानाई, सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है अपग्रेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एफिशिएंटली, क्योंकि इसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के 17 to 18% लॉसेज हैं, उसको इम्प्रूव करना, उसको इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। तवानाई के नुकसान को कम करने और फराहमी को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जदीद बनाना ज़रूरी है। उसका नंबर 4 है स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म। वो कहता है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और मौसर गवर्नेंस से तवानाई मंसूबों की ट्रांसपेरेंसी, बर वक्त तकमील और करप्शन कम होगी। ये सरमायाकारों का एतमाद को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी। नंबर 6 जो इसका वे फॉरवर्ड है वो है प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एनर्जी सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी बढ़ेगी, माली बोझ कम होगा और मंसूबों की कारकर्दगी बेहतर होगी। क्योंकि जब प्राइवेट का नाम आ जाता है तो वो प्राइवेट अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाता है। जैसे हमने रिसेंटली पीआई को प्राइवेटाइज किया है, हमने यूफोन को प्राइवेटाइज किया था, पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया था। ठीक है, तो समय इसको भी हम लेस्को फेस्को जब इसको भी हम प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रही, उसको हमें अनकरीब कर देना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले इसका वो मैनिफेस्टेशन भी देख लिए, इसकी जो पाकिस्तान को लगाने रिसोर्सेज दिए वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, उसकी काजेज भी देख लिए हैं, इंस्टीट्यूशनल काजेज भी देख लिए हैं, क्या मेजर काजेज क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल काजेज क्या हैं, गवर्नेंस फेलियर क्या है, वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमने उसके इम्पैक्ट्स देख लिए हैं। उसके बाद हमने पाकिस्तान में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो देख लिए हैं। अभी हमने उसके वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लिया। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्राइसिस रिफ्लेक्ट गवर्नेंस फेलियर नॉट रिसोर्स कॉस्टी। क्राइसिस रिफ्लेक्ट गवर्नेंस फेलियर नॉट रिसोर्स कॉस्टी कि पाकिस्तान में तवानाई का जो बहरान है वसाइल की कमी नहीं बल्कि हुक्मरानी की नाकामी की अलामत है। नाक़िस मनसूबाबंदी, सियासी मदाखलत और शफाफियत की कमी ने मुल्क में तवानाई के सदाओं को महदूद कर दिया है। नंबर दूसरा पॉइंट है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी रिमेन्स अ कोर स्ट्रक्चर चैलेंज कि पॉलिसी की इनकंसिस्टेंट तवानाई शोबे का बुनियादी मसला बनी हुई है। वक्ती फैसले, सब्सिडी में तब्दीली और तवील लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की कमी सरमायाकारी को मुतासिर करती है। नंबर तीसरा पॉइंट है वो है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट वर्सेस एनर्जी सेक्टर इनएफिशिएंसीज। जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी तवानाई की पैदावार और तकसीम को मजीद गैर मुस्तर बना देती है। सर्कुलर डेप्थ और महंगी पैदावार निज़ाम की पायदारी को खतरे में डाल रही है। उसके बाद क्या है फ्यूचर डिपेंड्स ऑन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। मुस्तकबिल का इंसार सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मुंतकिली पर है। सोलर, विंड, बायोमास और छोटे हाइड्रो मंसूबे तवानाई की खुद का फलत बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। तो इसके जो हमें सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। ये हो गया हमारा क्रिटिकल एनालिसिस जो हमने पीछे सारा लाइफ का क्रिटिकल एनालिसिस हमेशा हमने करना है। जब भी क्वेश्चन कोई भी आए आपने हमेशा उसका क्रिटिकल एनालिसिस लाजिम देना है कि उसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हमने सीखे हैं पूरे डिस्कशन से। अभी हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा आपका वे फॉरवर्ड यानी उसको सोल्यूशन भी हो और बैलेंस हो। ये ना हो कि आप उसमें नेगेटिविटी फैला दें या ज़्यादा पॉजिटिविटी बना दें, लेकिन बैलेंस हो और वे फॉरवर्ड हो, यानी उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन हो। सबसे पहला पाकिस्तान पैराडॉक्स रिक्वायर देने की जरूरत है गवर्नेंस सेंट्रिक सोल्यूशन की। पाकिस्तान का तवानाई का जो पैराडॉक्स वसाइल की कमी नहीं बल्कि हुक्मरानी की कमजोरियों की वजह से है। इस मसले का हल मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंसी इन प्लानिंग और मुस्तकिल मनसूबेबंदी में है। और रिसोर्स पोटेंशियल कैन इंश्योर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। मुल्क के कुदरती वसाइल मुस्तकबिल में तवानाई की देर पा सिक्योरिटी को यकीनी बना सकते हैं।
हाइड्रो हो गया, कोयला हो गया, सोलर और विंड के ज़खायर मुल्क को जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर इंहसार कम करने में मदद दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है स्ट्रक्चर रिफॉर्म एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। सर्कुलर डेप्थ हो गया, पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी और इन स्ट्रक्चर वीकनेसेस को दूर करना तवानाई के शोबे की माली और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है वो है फ्यूचर लाइज इन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल, एफिशिएंट एंड अकाउंटेबिलिटी। मुस्तकबिल की सिमत काबिल तजदीद, यानी जो पाकि अगर आप इसको हल कर दे, अभी इसको अगर वे फॉरवर्डिंग सोल्यूशन आ रहा है। फ्यूचर लाइज इन मुस्तकबिल की सिमत रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ है। ये इकदाम पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालकर देर पर तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। ये इकदाम यानी कौन कौन से, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का मूव करना चाहिए, उसके बाद हमें एफिशिएंसी लानी चाहिए, जो हमारे ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एफिशिएंसी लेकर चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को मजबूत करना चाहिए। ये 3 जो हैं, ये स्टेप्स अगर हम इन पे अमल कर लें तो ये इकदाम पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालकर देर पर तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह आपको जिस तरह मैंने आज लेक्चर दिया, इसी तरह मैं आपको लेक्चर देता रहूँगा, क्योंकि हर पॉइंट के साथ मैंने आपको जो हमारी हेडिंग्स हैं ये आप पेपर में सेम इस तरह डाल सकते हैं कि हमारी जो पेपर वाले की डिमांड, एग्जामिनर की डिमांड भी यही होती है कि जो हमारी हेडिंग हो वो क्लियर हो। हम पूरा लाइन पूरा वो पैराग्राफ ना पढ़े, सिर्फ उसको हेडिंग पढ़ने में सब क्लियर हो जाए, और हर पॉइंट के साथ मैंने आपको हेडिंग वो क्या कहते हैं फैक्ट्री या कोटेशन दी है, ताकि वो आपका पॉइंट मजबूत रहे। तो वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।